नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन-डेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैश्विक आर्थिक मंच की और साथ ही चर्चा करेंगे उसके वार्षिक बैठक की और नजर डालेंगे एक बार कि क्यों आखिर ये वार्षिक बैठक हर वर्ष आयोजित की जाती है, इसके आयोजन के पीछे का उद्देश्य क्या होता है। साथ ही इसकी प्रारंभिक रूपरेखा के साथ समझेंगे इसके वर्तमान तक की यात्रा को। आपको बता दें कि वैश्विक आर्थिक मंच जो है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए व्यापार, राजनीति और शिक्षा जगत के नेताओं की एक वार्षिक सभा है और हर वर्ष इसका यह आयोजन किया जाता है। इसी तरह से इस वर्ष भी इसका यह आयोजन हो रहा है। तो इस आयोजन के संबंध में परोक्षोपयोगी तथ्यों को देखने के साथ हम उन विभिन्न पहलुओं को भी देखेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले कौन से हैं वो बिंदु जिनके अंतर्गत आज की ये चर्चा केंद्रित होगी। सबसे पहले खबर देखेंगे, फिर देखेंगे ये चर्चा में क्यों है, चर्चा में क्यों होने के साथ वैश्विक आर्थिक मंच के संबंध में कुछ परीक्षोपयोगी तथ्य होंगे। फिर क्या है दावोस बैठक जो दावोस में आयोजित की जाती है, उस स्थल पे उसके संबंध में जानेंगे। इस बार की बैठक की क्या वो खास बातें हैं, उस कौन से वो मुद्दे हैं जो इसके केंद्र में है, उसको देखने के साथ इसके द्वारा कुछ इंडेक्स जारी किए जाते हैं, उस पर भी एक नजर डालेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है, उसको भी देखेंगे। साथ ही आपको बता दें कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 के साथ यह संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपके हमसे जुड़े रहने के लिए यह आवश्यक है कि आप इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो शीघ्र कर लें ताकि आपको हमें ढूंढना न पड़े। सबसे पहले अगर बात करें हम खबर की, तो खबर है द इंडियन एक्सप्रेस की, व्हाट इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग हेल्ड एनुअली इन दावोस। तो दावोस में जो ये वार्षिक बैठक आयोजित की जाती है, इसके आलोक में ही आज का संदर्भ ये हमारा केंद्रित है। बात करें सबसे पहले कि ये चर्चा में क्यों है, तो सबसे पहले तो आपने ये देखा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष यह बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक का आयोजन विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक है, वार्षिक बैठक है, इसका आयोजन जिस स्थान पर होता है वो दावोस नामक स्थान है और यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्या हो रहा है, तो 15 से 19 जनवरी के बीच ये 54वीं बैठक है और यह 5 दिवसीय आयोजन है जिसमें विश्व के राजनीति, शिक्षा और व्यापार जगत के साथ ही कुछ पत्रकारों का यहां पर इस मंच पर एकत्रीकरण होता है। सबके साझा विचार के माध्यम से एक भविष्य की रणनीति तैयार की जाती है। ध्यान रखना है कि 54वीं वार्षिक बैठक है और स्थानीय स्विस अल्पाइन स्कूल में इसको आयोजित किया जा रहा है। इसमें 2800 से अधिक नेता, 60 से अधिक राष्ट्र और उसके सरकारों के प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं, अर्थात एक बड़ी मात्रा में लोगों की यहां पर शिरकत हो रही है। साथ ही भारत के अगर प्रतिनिधित्व की बात करें तो इसमें 3 केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में यह पूरा का पूरा भारत का दल वहां पर शिरकत कर रहा है, जिसमें अगर हम देखें तो स्मृति ईरानी जी, अश्विनी वैष्णव जी, हरदीप सिंह पुरी जी, ये 3 केंद्रीय मंत्री भारत की तरफ से हैं। इनके साथ 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं और एक बड़ा दल यहां पर शिरकत करने गया है। बात करें अगर इसके थीम की, तो थीम महत्वपूर्ण है, रीबिल्डिंग ट्रस्ट इसकी थीम है जो परीक्षा में आपसे पूछी जा सकती है। तो इसी के आलोक में आज की चर्चा हमारी केंद्रित है। इस वार्षिक बैठक को हम देखेंगे, इसके संदर्भ में कुछ मूलभूत बातों को सबसे पहले हम देखते हैं कि वास्तव में विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है। तो इसको समझ लें। सबसे पहले विश्व आर्थिक मंच जो है इसकी प्रकृति क्या है, तो इसके नेचर की अगर बात करें, इसके प्रकृति की बात करें तो ये सार्वजनिक और निजी सहयोग से बना हुआ है, अर्थात इसमें सरकारों की भी भागीदारी है और निजी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनकी भी भागीदारी है। तो सार्वजनिक और निजी सहयोग से बना हुआ ये एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, अर्थात खुद इसकी जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो गवर्नमेंटल नहीं है, नॉन गवर्नमेंटल है, गैर सरकारी संगठन है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो ये जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी और जिस वक्त इसकी स्थापना हुई थी उस वक्त इसका नाम, जैसा कि हम देख रहे हैं, विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं था। उस वक्त ये यूरोपीय प्रबंधन फोरम के नाम से जाना जाता था। शुरुआत में किसी भी संस्था की जब नींव पड़ती है तो उसका दायरा सीमित होता है, इसका भी दायरा सीमित था। जब इसकी स्थापना हुई तो इसका कार्य केवल प्रबंधन तक सीमित था, फिर धीरे धीरे सामाजिक और आर्थिक दायरे इसके बढ़ते गए। वर्तमान में इसका दायरा काफी व्यापक है, उसको हम समझेंगे। इसके संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष की अगर बात करें तो जर्मन इंजीनियर भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, क्लास श्वाब उनका नाम था। इन्होंने ही इसकी संकल्पना रखी, इसकी शुरुआत की, इसकी स्थापना की। इनके बारे में बता दें कि ये मैकेनिकल इंजीनियर थे, इन्होंने स्नातक किया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद ये हार्वर्ड के कैनेडी स्कूल से भी पढ़े थे
और बाद में ये एक प्रोफेसर बने थे, क्लास श्वाब साहब, और इन्होंने ही इसकी संकल्पना रखी थी। इसका उद्देश्य क्या है? हर कोई भी फोरम बनता है, कोई भी मंच बनता है तो उसका एक उद्देश्य होता है। इसके उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक और क्षेत्रीय और साथ ही औद्योगिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कौन कौन से लक्ष्य हो सकते हैं? वो लक्ष्य वैश्विक भी हो सकते हैं, क्षेत्रीय भी हो सकते हैं और औद्योगिक भी हो सकते हैं। कैसे व्यापारिक, राजनीतिक और शैक्षणिक स्तर पर विभिन्न संस्थाओं के मध्य सहयोग को बढ़ावा जाए, इसके लिए ये प्रतिबद्ध है। इसमें चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षणिक स्तर पर बात हो, इन सारे संस्थाओं को कैसे एक मंच पर लाकर उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देके कार्य को आगे बढ़ाया जाए, भविष्य की रणनीति तैयार की जाए, इसके लिए ये प्रतिबद्ध है। तो ये उसका उद्देश्य है। बात करें इसके कार्य करने के अगर स्टाइल पे, इसकी जो मूलभूत आत्मा क्या है, जिसके बेसिस पे ये काम करता है, तो देखिए हितधारक पूंजीवाद का समर्थक है। स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म मतलब क्या हुआ? देखिए एक तो होते हैं शेयर होल्डर और एक होते हैं स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर का मतलब सीधे सीधे जिनका लाभ प्रभावित होता है, कंपनी को लाभ होगा तो शेयर होल्डर को लाभ होगा, कंपनी को घाटा होगा तो शेयर होल्डर को घाटा होगा। लेकिन स्टेक होल्डर वो होते हैं जो प्रत्यक्ष जिनका शेयर उसमें नहीं होता है, लेकिन किसी अन्य तरीके से उस कंपनी से वो प्रभावित होते हैं। अर्थात स्टेक होल्डर का दायरा और व्यापक है। सीधी सीधी बात कहें तो हितधारक, हितधारक का मतलब जिनका हित किसी अन्य तरीके से प्रभावित होता हो, तो इसका जो तरीका है वो हितधारक पूंजीवाद है। मतलब ये कहा जा रहा है कि एक कंपनी को अपने सभी हितधारकों की सेवा करनी चाहिए, केवल अपने शेयर होल्डर का ध्यान नहीं रखना चाहिए। इस पैटर्न पर यह पूरा का पूरा फोरम काम करता है। तो व्यापक दायरे को लेते हुए कि कैसे पूरे समाज को लाभान्वित किया जा सके, उसके हित को आगे बढ़ाया जा सके, ये पूरा फोरम कार्य करता है। इसके मुख्यालय की अगर बात करें तो कोलोग्नी जेनेवा में इसका मुख्यालय है। स्विट्जरलैंड में ही इसकी स्थिति है। मैप में आप देख सकते हैं ये स्विट्जरलैंड जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है, इसके नीचे यहाँ पर जेनेवा की स्थिति आपको दिखाई दे रही है दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में। और साथ ही जहां पर यह मीटिंग की जा रही है वो आपको इसके पूर्वी भाग में दिखाई दे रहा है, दावोस। प्रारंभ में जब इसकी शुरुआत हुई तो केवल सिर्फ इस बात पर इसका ध्यान था कि कैसे ये यूरोपीय जो ये फोरम बनाया गया है, इसको कैसे अमेरिकी जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसके साथ इसका तालमेल बनाया जा सके। लेकिन धीरे धीरे 1973 के बाद आप देखेंगे कि इसकी जो वार्षिक बैठक होती है वो केवल प्रबंधन से अपना ध्यान हटाती है और आर्थिक और सामाजिक मुद्दों की तरफ भी अपना ध्यान उधर देती है और देते हुए अपने दायरे को विस्तारित करती है कि सिर्फ मैनेजमेंट सिस्टम तक नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक हितों को भी ध्यान में रखते हुए उधर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और केवल 2 साल बाद आप देखेंगे कि 1000 अग्रणी कंपनियों के लिए एक सदस्यता की प्रणाली लॉन्च करती है। इसमें 1000 सदस्य बनते हैं, इसका दायरा व्यापक होता है, आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में भी इसने अपना कार्य करना शुरू किया। और यूरोपीय प्रबंध फोरम जो है बाद में आप देखेंगे आगे चल के 1979 में अभी तक इसका यही नाम था, चीन के आर्थिक विकास आयोग के साथ ये साझेदारी करता है और ऐसा करने वाली पहली गैर सरकारी जो है वो संस्था बन जाती है। वर्तमान में अगर हम देखें, आज के समय में देखें तो दावोस में 500 सत्र आयोजित किए जाते हैं। 5 दिन के अंतर्गत 500 सत्र आयोजित किए जाते हैं। इसमें लगभग 3000 प्रतिभागी इसमें भाग लेते हैं। साथ ही इसमें कौन कौन भाग लेता है तो निवेशक होता है, इन्वेस्टर्स होते हैं, व्यापारिक नेता होते हैं, राजनीतिक होते हैं। तो आप देख रहे हैं व्यापार का भी इसमें भागीदारी है, राजनीति का भी इसमें आप देख रहे हैं शिरकत हो रही है। अर्थशास्त्री, कुछ मशहूर हस्तियां और पत्रकार ये सभी इसमें भाग लेते हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये विभिन्न हितधारकों के लिए एक ऐसा मंच बन गया है जहां सभी एक मंच पर इकट्ठे होते हैं और भविष्य के लिए अपने विचारों को साझा करने के साथ साथ एक रणनीति तैयार करते हैं। आगे अगर देखें तो क्या है दावोस की बैठक, तो ये बैठक हर वर्ष आयोजित की जाती है और हर वर्ष इन सारे सेक्टर्स के लोग इकट्ठे होते हैं। उनके विचार के आधार पर आगामी वर्ष के लिए रणनीति तैयार की जाती है। वार्षिक रूप से बैठक का आयोजन होता है और जनवरी के अंत में इसका आयोजन किया जाता है। जैसा कि जनवरी का अंत चल रहा है और ये बैठक आयोजित की जा रही है, 5 दिवसीय बैठक होती है। स्विट्जरलैंड के पूर्वी आल्प्स क्षेत्र में आप देख रहे हैं दावोस, यहाँ पर पूर्वी आल्प्स क्षेत्र है, वहां पर यह बैठक आयोजित की जाती है। और पूर्वी आल्प्स क्षेत्र में 2 श्रृंखलाएं हैं। उन श्रृंखलाओं के बीच में एक लैंड वॉसर नदी है, उसी के तट पर इसकी अवस्थिति है। और ग्रुबुंडेन के एक पर्वतीय रिसॉर्ट जो है दावोस में, यहीं पर यह बैठक आयोजित की जाती है। अब इसमें देखें, इस जो वार्षिक बैठक है इसको किस नाम से जाना जाता है?
ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दावोस एजेंडा के रूप में भी इसको जाना जाता है, इस वार्षिक बैठक को, क्योंकि इस बैठक का आयोजन दावोस में होता है और यहां पर जो एजेंडा तय किया जाता है उसी के नाम पर इसको दावोस एजेंडा कह दिया जाता है। वैश्विक नेताओं का ध्यान आने वाले वर्ष की जो प्राथमिकताएं होती हैं उस ओर रखने के लिए वो प्राथमिकताएं तय की जाती हैं कि आगामी आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र पर सभी लोगों को मिलजुल कर कार्य करना है। प्रमुख मुद्दे इस बार की बैठक के क्या थे, एक नजर उस पर डालते हैं। तो इस बार अगर देखें तो पूरे विश्व में कई ऐसे मुद्दे हैं जो थोड़े से उलझाऊ प्रकृति के हैं, जिसको लेके देशों के बीच में खींचातान चल रही है, कुछ अशांति की स्थिति बनी हुई है, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनसे विश्व परेशान भी है। क्या है वो मुद्दे? जैसे आप देखें, भू राजनीतिक तनाव का दौर चल रहा है, जिसमें सुरक्षा और सहयोग को लेके एक प्रतिबद्धता जारी की जाएगी, जाहिर की जाएगी इस मंच से। जैसे आप अनेक भागों में देखें, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो, चाहे आपको इजराइल हमास के बीच संघर्ष हो, इन संघर्षों के बीच में जो पहली प्राथमिकता है वो है सुरक्षा और सहयोग की, इसलिए इस मंच की पहली प्रतिबद्धता तो इस क्षेत्र में होगी। दूसरी अगर नजर डालें तो विकास और कैसे रोजगार पैदा किया जाए, कैसे नौकरियों का सृजन किया जाए, तो दूसरी प्रतिबद्धता इस क्षेत्र में होगी। तीसरी बात करें तो इस नौकरियों के साथ साथ कैसे इनमें प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल किया जाए, अर्थात कैसे प्रौद्योगिकी के माध्यम से नौकरियों का सृजन बढ़ाया जाए, इस ओर भी बात होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेक न्यूज कुछ ऐसे खतरे थे, इसका पॉजिटिव बिंदु भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन इससे क्या संभावित खतरे हैं, जैसे अभी फेक न्यूज काफी चर्चा में था, उसकी दिशा में भी कुछ विचार यहां पर किया जाएगा, यह भी एक मुद्दा है। साथ ही जो जलवायु, प्रकृति और ऊर्जा के लिए दीर्घकालिक रणनीति बनाने की ओर भी इस मंच से विचार किया जाएगा। इसमें जो 2050 तक जो कार्बन तटस्थता की बात की जा रही है, इस दिशा में कैसे आगे बढ़ेंगे, ऊर्जा, भोजन और पानी तक कैसे हमारी समावेशी पहुंच सुनिश्चित होगी, इन सभी बातों की तरफ इसमें प्रमुख मुद्दों के रूप में चर्चा की जाएगी। आगे अगर बात करें तो इसके द्वारा कुछ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा कुछ प्रमुख रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं, कुछ इंडेक्स ऐसे हैं जिसको आपको ध्यान रखना होगा, जैसे ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया जाता है। दूसरा है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जारी की जाती है। वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट होती है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है, इसको आप पढ़ भी लेंगे, ये अलग से इस पर हम लेक्चर लेके आ सकते हैं, इसको आप ध्यान देंगे, ये अभी हाल में जारी की गई है और परीक्षा में पूछी जा सकती है। वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, तो ये कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती हैं। तो अब अंतिम हम अपने पायदान पर पहुंचे हैं, वो है अभ्यास प्रश्न आपके लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आज का अभ्यास प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है, आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, जेनेवा, दावोस, न्यूयॉर्क या इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आपको संदर्भ पसंद आया होगा, तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।